गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा महत्वपूर्ण सवाल है, वसीयत कितने समय तक वैध रहती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो अक्सर वसीयत करता या उसके रिश्तेदार या वारिसों के मन में पैदा होता है कि अगर वसीयत हमारे पिता, दादा या किसी के द्वारा कर दी गई तो उसको कानूनी मान्यता कब तक रहेगी। कई बार वो ये भी सोचते हैं, क्या वसीयत करने के बाद यदि इनके जीवन में इसका निष्पादन नहीं करवाया गया या इनके जीवित रहते बंटवारा नहीं करवाया गया तो क्या ये इनके मरने के बाद निरस्त हो जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी नहीं होती है, इसलिए तरह तरह के सवाल लोगों के मन में और एक आम व्यक्ति के मन में पैदा होते हैं। कई बार व्यक्ति के मन में ये भी पैदा होता है कि इन्होंने अगर वसीयत कर दी तो इनके जीवित रहते ही इनके अदालत में गवाह बयान करवा के सब संपत्ति बांट लेते हैं। इस तरीके के तरह तरह के सवाल लोगों के मन में पैदा होते हैं कि अगर हमने इस तरीके से इनके जीवित अवस्था में कार्य नहीं किया तो हमारी वसीयत जो है कि ये निरस्त हो जाएगी। तो हमारा सब्जेक्ट है सर, वसीयत कितने समय तक वैध होती है। तो इस सवाल का जवाब ये है सर कि वसीयत वैसे तो अनंत काल तक वैध होती है, जब तक इसको कोर्ट में चुनौती ना दी जाए। और वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ना तो रद्द की जा सकती है ना परिवर्तित की जा सकती है। वसीयतकर्ता को ही अधिकार है कि वो उसकी वसीयत में जैसा चाहे परिवर्तन संशोधन कर सके। ये उसकी जीवित अवस्था में ही संभव है, उसके मरने के बाद उसका यह अधिकार उसके मरने के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति और जिन लोगों के मन में इस प्रकार के विचार आते हैं तो उस सवाल का जवाब सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उन्हें बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि वसीयत एक अंतिम इच्छा पत्र होता है और ये मरने वाले की मृत्यु के बाद ही इसके द्वारा जो संपत्ति का व्यवस्था की जाती है उसके अनुसार बंटवारा या जो भी व्यवस्था की गई किस उत्तराधिकारी को कितनी संपत्ति देना, इसके बारे में उसका निष्पादन किया जाता है। आज हम जो हमारा टाइटल है उसके संबंध में हम वसीयत की वैधता के बारे में चर्चा करेंगे, वसीयत को चुनौती देने के कारण और वसीयत की समय सीमा के बारे में चर्चा करेंगे। वसीयत की वैधता के संबंध में जो कि सबसे महत्वपूर्ण धारा 62 है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की। मैं आपको एक बात और बता दूं कि वसीयत को समझने के लिए इसको भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2H में इसको परिभाषित किया गया है। धारा 2H में जो है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की, उसमें बताया गया है कि वसीयत एक अंतिम इच्छा पत्र होता है जो वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में, वारिसों में किस प्रकार से वितरित की जाए या किसी अन्य को किस प्रकार से दी जाए, ये उसकी व्यवस्था करता है। इसको वसीयत कहते हैं। ये तीन प्रकार से भी हो सकती है। नंबर 1 हस्तलिखित, नंबर 2 नोटराइज, नंबर 3 पंजीकृत। हस्तलिखित घर पर लिख कर रखी जा सकती है जिसे आसानी से कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नोटराइज उससे अच्छी, मतलब उससे ज़्यादा उसका साक्षिक मूल्य हो जाता है और पंजीकृत में उससे भी ज़्यादा उसका साक्षिक मूल्य हो जाता है। और इस पे मैंने मेरे चैनल पर अलग से बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। वसीयत से रिलेटेड आप उन्हें देख सकते हैं। वसीयत का अर्थ, वसीयत का मतलब, वसीयत की परिभाषा, वसीयत क्या मृत्युकर्ता वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत को रद्द किया जा सकता है, ऐसे आदि कई टाइटलों पे मैंने मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड किए हैं। ये भी नोटरी से रिलेटेड ही एक विषय है, क्योंकि वसीयत की नोटरी करने का अधिकार एक नोटरी वकील साहब को भी दिया गया है और पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्रार साहब के द्वारा भी इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 की उपधारा 1 की उपधारा का में लिखितों के सत्यापन के राइट्स दिए गए हैं, उसमें वसीयत भी एक लिखित ही आती है। और भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में वसीयत को पंजीकरण करवाना कंपलसरी नहीं किया गया है। इसी कारण नोटरी वकील साहब के द्वारा इसकी नोटरी भी की जा सकती है, क्योंकि यदि इसका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाता तब ये नोटरी वकील साहब के द्वारा इसकी नोटरी का कार्य नहीं किया जा सकता था। उदाहरण के तौर पे मैं आपको इसको इस तरीके से भी समझा सकता हूँ कि जैसे विक्रय विलेख या सेल डीड जो होता है, इसका रजिस्ट्रेशन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है, नेसेसरी है, कंपलसरी है। अब यदि कोई व्यक्ति इसको रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं करवाते हुए नोटरी वकील साहब से नोटरी करवाकर अपने पास रख लेता है तो उससे उसे कोई मालिकाना हक प्राप्त नहीं होते हैं और ऐसे दस्तावेज को कानूनी दस्तावेज भी नहीं माना जाता है। और नोटरी वकील साहब भी ऐसे रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की नोटरी नहीं करते हैं।
लेकिन ग्रामीण एरियो में आसपास के क्षेत्रों में कई जो व्यक्ति इस बात को नहीं जानते हैं, वो नोटरी दस्तावेज को ही सालों साल अपने पास संभाल कर रखते हैं, सोच के कि वो मालिक हो गए। जब उनमें किसी प्रकार का विवाद पैदा होता है, अदालत में मुकदमेबाजी पैदा होती है, तब अदालत ऐसे दस्तावेज के आधार पर उनको मालिक नहीं मानती है, तब उन्हें पता लगता है कि उनके द्वारा बहुत बड़ी ये गलती हो गई है। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि एक आम व्यक्ति इस बात में जागरूकता हासिल करे, ताकि वो उसके जीवन में खुद भी नुकसान उठाने से बचे और अन्य लोगों को भी नुकसान उठाने से बचाए। वसीयत की वैधता क्या होती है? वसीयत कितने समय तक वैध होती है? तो आइए सर, उसके बारे में कुछ कानूनी मुद्दों पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिससे आपको एक कानूनी तौर पर ये राय कायम करने में मदद मिलेगी कि आखिर वसीयत की वैधता कितनी है। वैसे वसीयत की वैधता भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में बताई गई है। ऐसे स्पेशली इसकी कोई धारा नहीं है, क्योंकि ये एक सामान्य समझ का विषय है, जो कि कानून को पढ़ने के बाद हमारे अंदर पैदा होती है कि वसीयत करने के बाद वो वसीयत करता है कि खुद की प्रॉपर्टी है, वो उसका जैसा चाहे वैसा प्रबंधन करे, तो उसके मरने के बाद उसका निष्पादन ही होता है और अनंत काल तक वो वैध रहती है। लेकिन यदि उसमें कुछ कानूनी गलतियां रख दी गई हैं, या उसके किसी व्यक्ति के द्वारा उसको अदालत में चुनौती दे दिया गया है, तो जब तक अदालत का फैसला नहीं हो जाता तब तक वो वैध ही मानी जाती है और अनंत काल तक वैध ही रहती है। और सामान्यतः वसीयत कितने समय तक वैध रहती है सर? वो हमेशा वैध रहती है। क्यों? क्योंकि उसको जब तक चैलेंज नहीं किया जाएगा या उसमें कोई कमी नहीं होगी, तब तक वो वैध ही रहती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि वसीयतकर्ता को वसीयत करने में पूर्ण सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद यदि उसमें कोई कानूनी कमी रखी गई और उसके कारण वसीयत को अदालत के द्वारा निरस्त किया गया, तो ये वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगा और वसीयतकर्ता दोबारा पृथ्वी पर आकर नई वसीयत लिखने में समर्थ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि व्यक्ति मरने के बाद दोबारा आए पृथ्वी पर वसीयत लिखे। तो इसलिए वसीयतकर्ता को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि किसी कानूनी कमी के कारण उसके वारिसों को दुख उठाना पड़े और परेशानी झेलना पड़े। तो आइए सर, मैं वसीयत की समय सीमा पे कुछ जरूरी कानून है जिस पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट है सर, वसीयत कितने समय तक वैध होती है? वसीयत की वैधता और उसके समय की सीमा को समझने के लिए हमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की प्रासंगिक धाराओं और कानूनी प्रावधानों पर ध्यान देना होगा। यहाँ वसीयत की वैधता से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर कानूनी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विवरण दिया गया है। नंबर 1 है वसीयत की वैधता। धारा 62, वसीयत की रद्दीकरण क्षमता। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 62 के अनुसार जब तक वसीयतकर्ता जीवित है वह अपनी वसीयत को बदल या रद्द कर सकता है। इसका मतलब है कि वसीयतकर्ता जब तक जीवित है तब तक वह वसीयत में संशोधन या परिवर्तन कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ सर कि वसीयत का मालिक वसीयतकर्ता है, वो जैसे चाहे उसकी प्रॉपर्टी का प्रबंधन करे, वो जैसे चाहे वसीयत लिखे, वो जैसे चाहे उसको जीवित अवस्था में परिवर्तित कर दे या बेच दे या वसीयत को निरस्त कर दे या उत्तराधिकारियों के सारे नाम बदल के जो भी चेंज करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि वो मालिक है। लेकिन ये सब जीवित अवस्था में ही संभव है। उसके मरने के बाद वसीयत में कोई परिवर्तन संशोधन नहीं किया जा सकता और न ही वसीयत रद्द की जा सकती है। वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा है, उसका सम्मान किया जाएगा और उसी के अनुसार उसके वारिसों में उसकी प्रॉपर्टी को बांटा जाएगा, जब तक उसको अदालत में चुनौती न दे दी जाए किसी वारिस के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो उस वसीयत से आहत है, जिसको उस वसीयत से नुकसान हुआ है। तो अदालत के द्वारा भी यही देखा जाता है कि वसीयत लिखने में सभी कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। वो कानूनी प्रावधान क्या है? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 और 63 में दिए गए हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा टाइटल है वसीयत कितने समय तक वैध होती है। अब सर, इसमें जो बताया है कि मृत्यु के बाद की स्थिति, वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत की वैधता तब तक बनी रहती है जब तक इसे कोर्ट द्वारा चुनौती नहीं दी जाती या अवैध घोषित नहीं किया जाता। वसीयत को अमल में लाने के लिए इसके अनुसार कार्य करना आवश्यक होता है। मतलब वसीयत तो अनंत काल तक वैध होती है सर। मतलब उसकी समय सीमा कोई कानून में प्रतिबंधित नहीं की गई है कि वसीयत करने के बाद 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद ये निरस्त हो जाएगी, या वसीयतकर्ता की जीवित अवस्था में निरस्त हो जाएगी, या वसीयतकर्ता के मरने के बाद 25 साल या 30 साल बाद अगर इसका पालन नहीं किया गया तो निरस्त हो जाएगी। ऐसा कोई कानून में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वो अनंत काल तक वैध है। वसीयतकर्ता के मरने के बाद उसका निष्पादन किया जाता है। यदि उसको कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो वो फिर न्यायालय के द्वारा। अब सर, हमारा जो है नंबर 2 है वसीयत को चुनौती देने के कारण। धारा 63 में बताया गया वसीयत की निष्पादन प्रक्रिया के बारे में। वसीयत को सही तरीके से तैयार किया जाना चाहिए
और इसके लिए वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर एवं गवाहों की उपस्थिति आवश्यक है। यदि यह प्रक्रिया सही तरीके से नहीं की गई है तो वसीयत को अवैध घोषित किया जा सकता है। मतलब धारा 63 में नेसेसरी जो बताया गया है वो करना आवश्यक है हर व्यक्ति को, चाहे वो स्वयं वसीयत लिखे या वकील साहब से लिखवाए या रजिस्ट्रार कार्यालय में करवाए। 2 गवाह उसमें आवश्यक हैं। वसीयतकर्ता का उन 2 गवाहों की उपस्थिति में दस्तखत किया जाना आवश्यक है और गवाह के सामने वसीयतकर्ता को ये बताना होगा और गवाह को भी जानकारी में होगा कि वसीयतकर्ता के द्वारा इस संपत्ति को उसके इन उत्तराधिकारियों में उसके अंतिम इच्छा पत्र के द्वारा व्यवस्था की गई है। तो ये नेसेसरी प्रावधान है सर, इसका पालन किया जाना आवश्यक है। वसीयत को चुनौती देने के कारण में ये सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि यदि वसीयत में कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है तो उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अब इसके आगे सर हम देखते हैं कि अनैतिक दबाव या मानसिक अयोग्यता। यदि यह सिद्ध होता है कि वसीयतकर्ता ने वसीयत अनैतिक दबाव में तैयार की या वह मानसिक रूप से अक्षम था तो वसीयत को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अनैतिक दबाव या मानसिक अयोग्यता मतलब वसीयतकर्ता बीमारी के कारण इतना बीमार है कि वो उस वसीयत में क्या लिखा गया है ये नहीं समझ पा रहा है और जो लिखा गया है उसके मरने के बाद उसको उसका परिणाम क्या होगा, उसको किस प्रकार से लागू किया जाएगा ये भी वो नहीं समझ पा रहा है। और तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा वसीयत नहीं की जा सकती, या उस पर कोई मानसिक दबाव बनाया गया है, उसको ब्लैकमेल किया गया है, या उसके साथ धोखाधड़ी की गई है, या उसको डरा धमका कर वसीयत लिखी गई है। ये सभी वो कारण हैं कि अगर ये वसीयतकर्ता के द्वारा किए जाते, वसीयतकर्ता के ऊपर प्रभाव बनाकर डरा धमका कर किए जाते हैं तो ऐसी वसीयत को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है, उसको निरस्त करवाया जा सकता है। और वसीयतकर्ता को पूरा अधिकार होता है कि वो उसके जीवन में वसीयत को रद्द कर सके या परिवर्तन कर सके। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत में कोई भी परिवर्तन संशोधन नहीं किया जा सकता। ये वसीयतकर्ता का ही अधिकार है जो उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है, उसका सिर्फ निष्पादन होता है मरने के बाद। सर आगे की स्थिति हमारी, इसमें एक अदालती उदाहरण भी है सर। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 2023 का मामला है। इस मामले में ये जो केशवानंद भारती जी का मामला था, इसमें वसीयत की वैधता को चुनौती दी गई थी क्योंकि वसीयतकर्ता पर मानसिक दबाव डाला गया था जिसे अदालत ने अवैध करार दे दिया। मतलब ये उसी से रिलेटेड उदाहरण है कि वसीयत की वैधता को चुनौती दी गई थी कि मानसिक रूप से दबाव बनाकर ये वसीयत तैयार की गई है तो अदालत ने उसको अवैध करार दे दिया ऐसी वसीयत को। सुप्रीम कोर्ट के अन्य हालिया निर्णय में वसीयत को वैध मानने के लिए मानसिक योग्यता और स्वतंत्र इच्छा का होना आवश्यक है, अन्यथा इसे चुनौती दी जा सकती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ सर कि वसीयत को बिना किसी डर दबाव के और स्वतंत्र सहमति से किया जाना चाहिए क्योंकि वसीयतकर्ता की स्वयं की संपत्ति है और उसकी अंतिम इच्छा है, वो बिना किसी डर दबाव के होना चाहिए। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कई निर्णयों में इस बात को परिभाषित किया है और इसके ऊपर फैसले दिए हैं। वसीयत का परिवर्तन। यदि वसीयतकर्ता अपने जीवन काल में अपनी वसीयत को बदलना चाहता है तो उसे नई वसीयत तैयार करनी होती है और पिछली वसीयत स्वतः रद्द मानी जाती है। मतलब वसीयतकर्ता को पूरा अधिकार है कि यदि उसने एक वसीयत बना ली, उदाहरण के तौर पे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रवि ने 2018 में एक वसीयत बनाई और उसके 3 साल बाद 2021 में उसने एक नई वसीयत बनाई और उसमें कुछ उत्तराधिकारियों के नाम बदलकर नए उत्तराधिकारियों के नाम भी उसमें जोड़ दिए। तो ये उसको पूरा अधिकार है वसीयतकर्ता को, रवि को, कि उसने उसके जीवन काल में वसीयत में परिवर्तन किया और तो बाकी जो पिछली वसीयत है स्वतः निरस्त मानी जाती है। लेकिन इसमें एक चीज की और सावधानी रखना चाहिए कि यदि हम वसीयत में एक पेरा और लिख देते हैं कि जो मेरे पूर्व में इस दिनांक को मैंने वसीयत की थी वो मेरी पहली वसीयत थी और उसको मेरे द्वारा इस वसीयत से निरस्त कर दिया जाता है और ये जो दूसरी वसीयत है ऐसी माना जाए, तो इससे सर ये बेनिफिट मिलता है कि ये स्पष्ट खुलासा लिखित घोषणा उसमें आ जाती है कि पूर्व की वसीयत को वसीयतकर्ता के द्वारा निरस्त कर दिया गया और बाद की वसीयत को उसके द्वारा लागू किए जाने के बारे में उल्लेख किया गया। कई बार ये होता है कि इन बातों को नहीं लिखने के कारण दोनों वसीयतें मान्य की जाती हैं। क्यों? क्योंकि पहली को भी निरस्त नहीं किया गया और दूसरी भी फॉलो कर दी, लिख दी गई। तो इसलिए ये खुलासा उसमें उल्लेख हो जाना चाहिए कि पहली वसीयत को निरस्त कर दिया गया है। अगर नहीं भी करते हैं तो ये माना जाता है कि वो पहले वाली स्वतः निरस्त हो गई है। जनरली तो सर यही माना जाता है कि नहीं बना दी तो पुराने वाली निरस्त। लेकिन उसमें अगर हम इस बात का उल्लेख कर भी देते हैं तो उससे सर एक खुलासा स्थिति सामने आ जाती है और उसमें से जो उत्तराधिकारी हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़े की संभावना कम होती है और जो वसीयत को लेकर कंफ्यूजन्स और डाउट पैदा होते हैं वो खत्म हो जाते हैं।
क्योंकि अक्सर अगर कोई विवाद पैदा हो जाता है और कोर्ट में दो ही वसीयतें पेश की जाती हैं, तो दोनों पक्ष ये कहते हैं कि सर इस वसीयत को निरस्त नहीं किया गया, ये भी मान्य है। दूसरा कहता है कि सर ये पहली वाली निरस्त कर दी गई और बाकी वाली बाद वाली मान्य है। तो ऐसी स्थिति में यदि उसमें ये निरस्तीकरण का स्पष्ट खुलासा कर दिया जाए तो इस प्रकार के डाउट्स और कंफ्यूजन्स को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है और वसीयत को वैध रूप से प्रभावी बनाया जा सकता है। तो इसमें सर जो हमारा आज का टाइटल है कि वसीयत कितने समय तक वैध होती है, तो वसीयत तब तक वैध होती है जब तक वसीयतकर्ता इसे रद्द या संशोधित नहीं करता और उसकी मृत्यु के बाद यह अंतिम रूप से लागू होती है। वसीयत को कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है यदि इसके निर्माण में कोई कानूनी अनियमितता हो या वसीयतकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाया गया हो। तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि जो हमारा जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि वसीयत कितने समय तक वैध होती है। तो वसीयत सर तब तक वैध होती है जब तक वसीयतकर्ता के द्वारा उसके जीवन काल में उसको निरस्त या संशोधित नहीं कर दिया जाता और यदि वसीयतकर्ता के द्वारा उसके जीवन काल में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है तो उसके मरने के बाद वसीयत अनंत काल तक वैध होती है। जब तक वैध होती है जब तक उसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और अदालत में चुनौती कब दी जा सकती है, तो इसके बारे में मैंने आपको वीडियो के बीच में भी बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो वो सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं सर, उसमें एक मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि वसीयत में धोखाधड़ी की गई है, वसीयतकर्ता के साथ छल और कपट करके वसीयत बनाई गई है, वसीयतकर्ता को ब्लैकमेल किया गया है, वसीयतकर्ता पे अनुचित दबाव बनाया गया है, वसीयतकर्ता को गलत जानकारी देके वसीयत का निष्पादन किया गया है। तो ये तो एक जो आधार हो गए, उसकी स्वतंत्र सहमति नहीं थी। तो ये सब वो आधार हो गए और उसके बाद इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो कानूनी आधार हैं वो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और धारा 63 के हैं। धारा 59 वसीयतकर्ता की करने की योग्यता के बारे में बताती है और धारा 63 वसीयत किस प्रकार से प्रोसीजर में लाई जाएगी, किस प्रकार से उसको किया जाएगा, इसके बारे में बताती है। धारा 59 में बताया गया है कि वसीयतकर्ता की उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और उसे स्वस्थ मानसिक स्थिति का होना चाहिए, वही व्यक्ति वसीयत करने में सक्षम है। नंबर 2 है धारा 63 में ये बताया गया है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की कि वसीयतकर्ता और वसीयत में दो गवाहों का होना जरूरी है और वसीयतकर्ता का उन गवाहों की उपस्थिति में दस्तखत करना आवश्यक है और गवाह इस बात को जानते हो वसीयतकर्ता के द्वारा इस चीज की वसीयत की गई है, ताकि यदि अदालत में कल से उस वसीयत को चुनौती दी जाती है तो गवाह से उसका प्रमाणीकरण करवाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 68 में ये बताया गया है कि जिन दस्तावेजों का प्रमाणीकरण आवश्यक है, जैसे वसीयत है या एग्रीमेंट है, तो दो गवाह उसमें लिखे जाते हैं तो उन गवाहों के जरिए उसका प्रमाणीकरण आवश्यक है। तो ऐसी वसीयत को अगर अदालत में चुनौती दी जाती है तो उसमें जो दो गवाह होते हैं उनको अदालत में करवाया जाना आवश्यक है। और यदि आपने वसीयत नोटराइज करवाई है तो नोटरी वकील साहब की भी आप गवाह अदालत में करवा सकते हैं और इस प्रकार से ये वसीयत को साबित करने की जिम्मेदारी जो व्यक्ति अदालत में दावा पेश करता है उसी की होती है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101, 102, 103 में बताया गया है कि सबूत का भार बर्डन ऑफ प्रूफ जो अदालत में दावा पेश करता है उसी पर होता है और ये बदलता भी रहता है। जैसे वादी ने दावा पेश किया तो वादी पर, यदि प्रतिवादी अपने डिफेंस में कोई बात लेकर आता है तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर चला जाता है कि जो बात उसने कही वो उसके द्वारा साबित की जाए। इसी प्रकार से अदालत में कोई व्यक्ति चुनौती देता है कि वसीयत अवैध है तो किस प्रकार से अवैध है ये भी साबित करने की जिम्मेदारी उसी की होती है। लेकिन हमें वसीयत में वो जो कानूनी प्रावधान है उनका पालन करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह कहा गया है कि महज पंजीकरण से ही वसीयत वैध नहीं हो जाती है। वसीयत को वैध बनाने के लिए उसमें कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है। और वसीयत की वैधता को चुनौती के बारे में ऐसी कोई लिमिट सर, कानूनी समय सीमा, वसीयत कितने समय तक वैध होती है, तो ऐसी कोई समय सीमा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में या कानून में नहीं बनाई गई है। जिस प्रकार से हम एग्रीमेंट को देखते हैं कि अनुबंध पत्र 3 साल के अंदर उसकी लिमिटेशन एक्ट के तहत जो है कि उसका वसूली का दावा पेश कर देना चाहिए वरना 3 साल के बाद उसकी मियाद निकल जाती है। 12 साल डिक्री के निष्पादन के अंदर उसका निष्पादन करवा लेना चाहिए। या जो है कि कब्जे का कोई दावा है अगर, जैसे फॉर एग्जांपल, तो उसकी भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि इतने साल के अंदर जैसे
उसको असल मालिक को 12 साल के अंदर उसको जो है कि अदालत में दावा पेश कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 में अलग अलग दावों की और अलग अलग मामलों की समय सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन इसमें कानून में वसीयत को कहीं भी समय सीमा में बांधा नहीं गया है। कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि इस धारा के तहत वसीयत की वैधता इतने सालों तक वैध रहेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ए नामक व्यक्ति ने उसकी जीवित अवस्था में वसीयत की और वसीयत करने के 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके वारिसों ने 20 साल तक उस वसीयत का किसी भी प्रकार का उसके आधार पर बंटवारा नहीं किया। तो इसको ये माना जाएगा कि 20 साल में अगर उनको वसीयत कहीं से प्राप्त होती है या वो चाहते हैं 20 साल बाद उसका बंटवारा करना, तो उसके आधार पे वो उस संपत्ति को विधि अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वो चाहते हैं कि वो सब जो उस वसीयतकर्ता की वसीयत की जो लिमिटेशन के बारे में सर चर्चा हो रही है, तो ये उदाहरण मैंने आपको एक लिमिटेशन के बारे में ही बताने के लिए बताया है कि वसीयत की समय सीमा कोई निश्चित नहीं है। वो तो अनंत काल तक वैध होती है जब तक उसको चुनौती नहीं दी जा। और चुनौती देने के भी कई कारण होते हैं जो वैध कारण होना आवश्यक है। और एक पंजीकृत वसीयत को इतनी आसानी से कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन हस्तलिखित वसीयत जो घर पर लिखी जाती है उसको आसानी से कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। नोटराइज वसीयत का साक्षिक मूल्य हस्तलिखित वसीयत से बढ़ जाता है। आप पंजीकरण करा लेते हैं तो उसका साक्षिक मूल्य और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के रूप में गवर्नमेंट साइट पर ऑनलाइन हमेशा उपलब्ध रहती है। आप उसकी वहाँ शुल्क जमा कराकर उसकी प्रमाणित कॉपी कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि वसीयत असल आपके पास से गुम गई है, खो गई है या नष्ट हो गई है, तब इसी दशा में आप उसकी प्रमाणित कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस की ऑनलाइन साइट से प्राप्त कर सकते हैं, जिसको अदालत में भी मान्य किया जाता है। वर्तमान में गवर्नमेंट की ओर से वेलकम नोटरी पोर्टल को बनाया गया है, लेकिन अभी वकीलों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं की गई है कि वसीयत को वेलकम नोटरी पोर्टल से या कोई अन्य ऑनलाइन साइट से एक व्यक्ति पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के रूप में ऑनलाइन उसकी कॉपी प्राप्त कर सके। जैसा कि ये MPIGR साइट पर मौजूद है मध्य प्रदेश में, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस बनाए गए हैं और इसमें वो विधि अनुसार उसकी प्रमाणित कॉपी प्राप्त कर सकता है। वैसे ही अभी वकील साहब के लिए गवर्नमेंट की ओर से ऐसा कोई नोटरी पोर्टल नहीं बनाया गया है जिससे उसके द्वारा निष्पादित दस्तावेजों को ऑनलाइन प्राप्त किया जा सके। जैसे कि वसीयत का वर्तमान में गवर्नमेंट साइट से उसको प्राप्त किया जाता है, क्योंकि नोटरी एडवोकेट को भी गवर्नमेंट के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है और नोटरी एडवोकेट भी एक पब्लिक ऑफिसर होता है। और रजिस्ट्रार ऑफिस में जो रजिस्ट्रियों का निष्पादन किया जाता है रजिस्ट्रार साहब और सब रजिस्ट्रार साहब के द्वारा, वो भी कानून के द्वारा विधि अनुसार नियुक्त अधिकारी होते हैं। लेकिन सबके निष्पादन का भार और बर्डन ऑफ प्रूफ और उसके प्राप्त करने का तरीका और उसके रखने का तरीका, ये सब अलग अलग बताए गए हैं। तो सर जो वसीयत की लिमिटेशन है उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट और संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। आपको एक बात और मैं बता देना चाहता हूं सर कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत वसीयत को स्टाम्प शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। वसीयत को सादे हरे कागज पर भी लिखा जा सकता है और सादे हरे कागज पर लिखकर नोटरी वकील साहब से आप उसकी नोटरी भी करवा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का स्टाम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से रजिस्ट्रार कार्यालय में भी यदि आप वसीयत को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वहां पर भी इसको स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान कर दी गई है। वहां पे सिर्फ आपका पंजीयन शुल्क लगता है और वसीयत रजिस्टर्ड हो जाती है। इसी प्रकार से जो वसीयत के बारे में सर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और 63 के बारे में सर मैंने आपको जानकारी दे दी कि वसीयत की जो है कि किस प्रकार से वैध मानी जाएगी। इन कानूनी प्रावधानों का पालन उसमें करना आवश्यक बताया गया है। वसीयत में सर एक सामान्य वसीयत, संयुक्त वसीयत, मौत के समय प्रभावी वसीयत, हस्तलिखित वसीयत, विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत और नियमित वसीयत, इस 6 प्रकार की वसीयत भी वसीयत में परिभाषित की गई हैं। लेकिन इसको सीधे सीधे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये जो है कि एक प्रथाओं से और कानून या प्रथाओं के आधार पर ये जैसे कंडीशन बनती गई वैसे वसीयत के प्रकार निकलते गए, तो इस प्रकार से इसको बनाया गया है। और तो इस प्रकार से सर मेरे द्वारा आपको लगभग लगभग वसीयत के संबंध में संपूर्ण जानकारी दे दी है। हाँ, पंजीकरण के बारे में सर मैं आपको और बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में टेस्टेमेंट्री और नॉन टेस्टेमेंट्री दो दस्तावेजों के बारे में बताया गया है, जिसमें टेस्टेमेंट्री दस्तावेज में वसीयत आती है और इसको पंजीकरण से छूट प्रदान की गई है। मतलब धारा
17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत वसीयत का पंजीकरण कंपलसरी नहीं है। ये वसीयतकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाए या ना करवाए। रजिस्ट्रेशन करवाने से या नहीं करवाने से उसको कानूनी रूप से छूट प्रदान की गई है। उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वो वसीयत का पंजीकरण करवाए, लेकिन यदि वसीयत का पंजीकरण वो करवाता है तो उसका साक्षिक मूल्य बहुत बढ़ जाता है। इसी प्रकार से रजिस्ट्री को कंपलसरी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत यदि कोई व्यक्ति विक्रय पत्र एक सादे कागज पर लिखकर घर पर रख लेता है या नोटरी वकील साहब से नोटरी करवा लेता है तो उससे कोई कानूनी मालिकाना हक उसे प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन किया जाना कंपलसरी है। इसी प्रकार से नोट वसीयत को रजिस्ट्रेशन किया जाना कंपलसरी नहीं होने के कारण ही इसको नोटरी भी करवाया जा सकता है और हस्तलिखित भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा सर आज का जो टाइटल है कि वसीयत की समय सीमा क्या होगी, वसीयत कितने समय तक वैध होती है। तो वसीयत की वैधता सर अनंत काल तक होती है जब तक इसको चुनौती नहीं दी जाए, और उसके बाद अदालत के द्वारा जो फैसला किया जाता है वो उस प्रकार से उसको पढ़ा जाएगा। और वसीयत को वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उसने जो वसीयत की व्यवस्था की है उसके अनुसार उसके उत्तराधिकारी उस संपत्तियों को प्राप्त करते हैं। और वसीयतकर्ता की जीवित अवस्था में कभी भी तब्दील की जा सकती है, परिवर्तित की जा सकती है, रद्द की जा सकती है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत को रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि वसीयत को रद्द करने का अधिकार सिर्फ वसीयतकर्ता को होता है और वसीयतकर्ता की मृत्यु के साथ ही वह अधिकार उसके साथ समाप्त हो जाता है। तो वसीयत को वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उसके वारिसों में बांटा जाता है। यदि उसके वारिसों में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट या विवाद पैदा होता है तो उसको अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है। लेकिन हमारा आज का सब्जेक्ट है वसीयत कितने समय तक वैध होती है। तो सर कानून में ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, वसीयत हमेशा वैध होती है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे मेरे चैनल पर वसीयत और नोटरी से और अन्य कानूनी संबंधी जानकारियों से रिलेटेड कई वीडियो अपलोड किए हैं। आप मेरे चैनल पर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।